स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। पानी की समस्या को देखते हुए गुरुवार को अशोक टाकिज क्षेत्र के लोग पार्षद रमाकांत यादव के साथ मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। वहां के अधिकारियों के सामने समस्याओं को रखा गया। इधर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। पिछले काफी दिनों से गंदे पानी की समस्या हो रही है। वार्ड निवासी विपिन सेतिया ने बताया कि 15 दिन से कीचड़ जैसा पानी आ रहा है। बीते 4 दिनों में एक भी बूंद पानी नहीं आया, जिसके कारण वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज वार्ड वासी जलदाय विभाग पहुंचे। पानी की समस्या हो रही है। पहले मिट्टी वाला आता रहा है, 12 दिन से परेशान है, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा। कैसे काम चला रहे हैं? अब आप टैंक आ रहे हैं या वो बोरिंग से भर भर के ला रहे हैं बस स्टैंड से पास से हम। पर कहाँ तक जाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ, हमारी परेशानी हुई पड़ी है। अब और ये बीमारी चल रही है, अब कहाँ तक करे परेशानी हम। क्या कहा इन्होंने? अब ये तो कह रहे हैं शाम तक तैयार हो जाएगी। अब देखो शाम तक होती है कि नहीं होती, अब देखो क्या करते हैं। ये गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल मिट्टी वाला कीचड़ वाला। और क्या करें हम, परेशानी हुई पड़ी है। क्या समस्या लेकर आए? समस्या है साहब, हमारे एरिया में पहले काफ़ी बोरिंग थी जो काफ़ी पुरानी थी, जो 4 तो फेल हो चुकी है। अब एक बोरिंग बच रही है, उसी से हम काम चला रहे हैं। उसमें भी ये हाल हो रहा है कि वो भी 10 दिन से खराब पड़ी है। अच्छा, कौन सी जगह है? ये मीट मार्केट कांजिया उसके पास में। अच्छा, उसी से पूरा एरिया अपने गायवाड़ा मोहल्ले तक जाता है साहब। पूरा एरिया 24 घंटे बोरिंग चलती है। अब 10 दिन से उसका पंप खराब पड़ा है। बड़ी मुश्किल से काफ़ी मेहनत की, जब कल इन्होंने उसको निकलवा तो लिया, लेकिन आज ठेकेदार ने मना कर दिया कि मेरा पेमेंट नहीं है, इसलिए मैं ठीक नहीं करूँ। उसने वापसी भेज दिया, उसी लिए आए हैं। हमको तो यहाँ कितने दिन से सूख गई है बोरिंग? कितने दिन से समस्या आ रही है? वो तो अपनी पिछले साल भर के अंदर 4 बोरिंग सूख गई है। उनके लिए हमने इनसे मांगा भी, लेटर भी लिख के दिया हुआ है इनको। इन्होंने कितने दिन से समस्या चल रही है? समस्या ये 12 दिन से हो गया। अच्छा, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? पानी क्या वैसे ये टैंक डलवा रहे हैं साहब। अब क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बोला आज शाम तक ठेकेदार से बात की है, ऑनलाइन लेकर जेएन साहब से भी ऑनलाइन से बात कराई है। जेएन साहब ने बोल दिया कि भाई ठेकेदार ने वापसी भेज दी मोटर पेमेंट के चक्कर में। तो इन्होंने बोला है कि आज हम शाम तक उसको सही करा के डला देंगे। आश्वासन तो दिया है साहब, क्या करें। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग हताहत हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में अलवर शिक्षा विभाग की ओर से नामांकन बढ़ाए जाने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी के बावजूद बंद हुए स्कूल में इस साल नामांकन काफी बढ़ा है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राकेश शर्मा ने बताया कि स्कूलों में अच्छे प्रयास के चलते स्कूल अध्यापक और प्राचार्य ने डोर टू डोर लोगों से संपर्क साधा, जिसके कारण स्कूलों में नामांकन काफी बढ़ा है, जो एक सराहनीय विषय है। हमारे जो स्कूलों में जून से ही, जब से स्कूल खुले हैं दोबारा से, वैसे तो मई में भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देशन में चलाया गया। और जून जुलाई अगस्त काफ़ी सघन चलाइए नामांकन का, क्योंकि इसमें पहले सर्वे किया गया घर घर जाकर, और फिर जो भी अनामांकित बच्चे थे उनको विद्यालय से जोड़ा गया, ड्रॉप आउट को भी जोड़ा गया, और स्थिति काफ़ी अच्छी आ गई है। पहले अभी 15 सितंबर के करीब ये था कि करीब 15-20 हज़ार बच्चे पिछले साल से कम दिख रहे थे शाला दर्पण जी। उसका कारण क्या था कि स्कूलों ने शाला दर्पण पोर्टल पर उनको अपलोड ही नहीं किया। एक तो परेशानी ये भी थी कि शाला दर्पण पोर्टल जो था वो थोड़ा बीच में 5-6 दिन के लिए बंद सा हो गया था, उसमें रिपेयरिंग चल रही थी, कार्य चल रहा था। उसके बाद आज स्थिति ये है, हमने भी काफ़ी प्रयास किए ब्लॉक स्तर से सबसे। आज हमारा जो नामांकन है गत वर्ष की अपेक्षा 3500 से भी ज़्यादा बढ़ गया, और हमारा प्रयास है कि जो पिछली बार जो हमारा 2,75,000 के करीब नामांकन था, इस बार 3 लाख पे आराम से पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी प्रयास जारी है। अभी निदेशालय से भी प्रवेश की तिथि 20 अक्टूबर तक कर दी है। यद्यपि बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अध्यापक डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमने तो डायरेक्टर साहब ने तो इस बार ये भी छूट दे दी कि बहुत ज़्यादा दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है, जो है उपलब्ध बच्चों के पास। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी हुई कोचिंग क्लासेस को अब राज्य सरकार द्वारा खोले जाने का प्रस्ताव नजर आ रहा है। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग क्लासेस अब आगामी 1 नवंबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर अब छात्रों को कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हो सकेंगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फरमान अली ने बताया कि आगामी दिनों में होने जा रही पुलिस की परीक्षाएं फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए परीक्षार्थी मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं।
आगामी दिनों में राज्य सरकार कोचिंग्स को खोलने का प्रयास करे, तब कहीं जाकर शिक्षा स्तर की गाड़ी अपनी पटरी पर आ सकेगी। देखिए, पहले तो जो मेरा सरकार से निवेदन है वो यही है कि जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है तो अभी इन एग्ज़ाम को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो बच्चे गांव चले गए थे, उनकी किताबें रह गई, रूम लेकर जो रह रहे थे, कोचिंग संस्थान में कोचिंग कर रहे थे, उनका कोर्स अधूरा रह गया। और मानसिक रूप से सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से बच्चे किसी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए क्या है कि एग्ज़ाम तो अभी अगर 1-2 महीने डिले किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8 महीने घर पर हो गए, स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद हुए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सेक्टर को रोक देते हैं तो देश की उन्नति और प्रगति जो है वो दोनों रुक जाती है। तो अब सरकार गाइडलाइन, जैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है जिसको राज्य सरकार जिसके आधार पर अपनी गाइडलाइन बना रहा है, तो उसके तहत अगर 1 नवंबर से 31 अक्टूबर के बाद में 1 नवंबर से अगर वो खोलें तो इससे सारे स्कूल कॉलेज और जो कोचिंग संचालक हैं वो तैयार हैं उन गाइडलाइनों का पालन करने के लिए। और गाइडलाइन के तहत ही शिक्षक जो होता है वो सारी समस्याओं को आत्मसात करके जब बच्चों को समस्या से निकालता है। ऐसा नहीं, शिक्षक जब गाइड करता है तो वो मास्क का भी पालन करते हैं और सारी चीज़ों का पालन करते हुए उनको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और सारे शिक्षक मानसिक रूप से तैयार हैं और जो प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी और मेडिकल लाइन की जो गाइडलाइन होगी उनको फॉलो किया जाएगा। और 1 नवंबर से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें पढ़ाने की अनुमति। सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाने वाली प्रमुख संस्था माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि की ओर से कटुमर पीएससी में नवजात शिशुओं को ऑक्सीजन दिए जाने की मशीन भेंट की गई। संस्था के कार्यक्रम प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पूर्व में भी संस्था द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इसी के संदर्भ में गुरुवार को कटुमर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर नवजात शिशुओं के लिए ऑक्सीजन एक्सीलेटर मशीन भेंट की गई। संस्था का एक मैंडेट है कि जो भी हमारी ग्रामीण पीएससी सीएससीज हैं उनको हम सहयोग करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बेहतर बने। उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने कटुमर सीएससी के ऊपर एक नियोनेटल रेस्पिरेटर उपलब्ध करवाया। इस नियोनेटल रेस्पिरेटर का बेसिक उद्देश्य होता है कि कई बार जो हमारे इन्फेंट बेबीज होते हैं या जन्म जैसे बच्चे का जन्म होता है तो कुछ बच्चों के अंदर सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये जो मशीन हमने उपलब्ध करवाई है, ये मशीन प्रकृति से ऑक्सीजन लेके बच्चे को प्रोवाइड कराती है। तो इससे पहले जैसे कि अभी वहाँ प्रैक्टिस एक अम्बू बैग होता है, उसे हाथ से उनको पुश करके जो वहाँ पे जो भी एएनएम है या लेबर रूम के अंदर जो भी नर्स हैं वो उनको ऑक्सीजन देती है। लेकिन कई बार इतनी ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन हाथ से पुश करने में दिक्कत आती है। तो ये मशीनें ऐसे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी मशीन है। हमने यहाँ अलवर ज़िले में पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी ये मशीन उपलब्ध करवाई थी, तो उसको ध्यान में रख के ये मशीन उपलब्ध करवाई है। और एसडीएम साहब के माध्यम से ये उनको जो वहाँ सीएससी प्रभारी हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना बेहतरीन तरीके से संचालित की जा रही है। 8 रुपए में असहाय और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है। लगातार इस तरह की योजनाएं जारी रहनी चाहिए ताकि आमजन को लाभ पहुंचता रहे। संचालक ने बताया कि 8 रुपए में बढ़िया तरीके से गरीब और असहाय लोगों को कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर यहां बैठाकर भोजन कराया जाता है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ये आने वाले सभी लोगों को सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। रसोई पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे के लाइव फीड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण शहर में इस साल रामलीलाओं का मंचन नहीं होगा। शहर में हर साल मुख्य रूप से श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड, राजर्षि अभय समाज और शिवाजी पार्क में रामलीला का मंचन होता आ रहा है। रामलीला मंचन की तैयारी 1.5 से 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा ने बताया कि तीनों स्थानों पर होने वाले रामलीला मंचन में नए कलाकारों को अभिनयन का मौका मिलता है। अभी तक रामलीला की रिहर्सल शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस साल तीनों जगहों पर रामलीलाओं का आयोजन नहीं होगा। वर्तमान अध्यक्ष श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड अलवर का ये इस बात के लिए एक आज विचार रख रहा हूँ कि
श्री राम जी की पुरुषोत्तम लीला के लिए हमारा विभाजन जब पाकिस्तान से अलवर आए थे तब से चला आ रहा है, लेकिन ये रामलीला का कार्यक्रम इतने वर्ष के बाद आज 73वें साल में जब इस कार्यक्रम करने जा रहे थे तो अचानक कोरोना वायरस के कारण देश में, विश्व में ऐसी घटना घटी जिसके कारण बड़े से बड़े त्यौहार भी इसमें ये का है प्रभावित हुए हैं। और इस कारण से इस वर्ष जो श्री राम लीला का प्रदर्शन करना चाहते थे हम, वो सामाजिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से और साथ ही इस महामारी के कारण से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी प्रशासन का सहयोग देना है। जनता की आवाज़ को तो फिर भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे बीच में एक भावना पैदा नहीं होगी तब तक ये कार्यक्रम आगे नहीं होगा। इसके साथ साथ ही ये हम अपनी विरासत समझते हैं कि हम जो ये रामलीला पाकिस्तान में जब पूर्व में हिंदुस्तान एक था तो वहाँ भी करते आए थे। हमारे बुजुर्ग ने आने के बाद सन 1948 में जैसे तैसे करके इस रामलीला का अलवर में मंचन शुरू किया और वो निरंतर चलता आ रहा था। हमारी संस्था में 8 वर्ष से लेकर के 80-90 वर्ष तक के कलाकार हैं, कर्मचारी हैं और साथ ही कार्यकर्ता भी हैं, बड़ी लगन से करते हैं। हम राम जी के नाम का प्रचार और प्रभाव करते हैं। केवल हमारा उद्देश्य होता है कि धर्म का प्रचार और उसके बाद में बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा हो, वो ये जाने कि वास्तव में हमारे धर्म के अंदर, हमारे भावों के अंदर, हमारे मन के अंदर प्रभु नाम की कोई शक्ति है और वो शक्ति हम सबको कार्य कराती है। इसलिए उस चीज़ को जिसे कहा रिपीटिशन, हर वर्ष इसी प्रकार रामलीला का प्रदर्शन करते हैं कि आने वाली नई पीढ़ी को इस बात का ज्ञान हो, भगवान के प्रति उनकी भावना, श्रद्धा हो और साथ ही देश के अंदर भी और समाज के अंदर भी और परिवार के अंदर भी सुख शांति के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके हम आगे से आगे बढ़ें। लेकिन हमें इस साल बड़ा दुख है, हम घरों में जो राम जी की जोत जला देंगे, घरों में हम पूजन कर लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उसका जैसे तैसे होगा अड़ोस पड़ोस में प्रचार करेंगे, लेकिन प्रशासन की सख्ती और आदेशों को पालना करते हुए हम इस बार रामलीला करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमने ना तो रिहर्सल कर पाए हैं, ना ही किसी प्रकार का जनता के अंदर बैठकर जो हमें डोनेशन या चंदा मिलता है उससे भी संपर्क नहीं कर पाए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।